हमारे बीच में अलंकार अग्निहोत्री जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका स्वागत किया जाए। अलंकार अग्निहोत्री जी के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा, लगभग यूथ तो सभी जानता होगा जो सोशल मीडिया का यूज करता है। आपने हाल में ही, अभी बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, बरेली में आप सिटी मजिस्ट्रेट पद पर थे। उत्तर प्रदेश में इस पद की बहुत वैल्यू है। ऐसा क्या हुआ कि आप बहुत समय से पहले आपने त्याग पत्र दिया और एक राष्ट्र लेवल की पार्टी का गठन का संकल्प लिया। आज आप कानपुर से हमारे बीच में हैं। 2027 उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। किन एजेंडों को लेकर के आप आए और ऐसा क्या घटनाक्रम रहा जिससे आपको अपना रिजाइन देना पड़ा? लगभग काफी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कहानी आपकी जुबानी सुनेंगे और एक होप है और बड़े बेबाक तरीके से आप बात करते हैं। मैं बहुत सोशल मीडिया पे आपको कई बार सुन चुका हूं और आप खास करके जहां उत्तर प्रदेश को मतलब है दिल्ली, क्योंकि उत्तर प्रदेश डिसाइड करता है कि दिल्ली में कौन बैठेगा। इतने बड़े राज्य में आप इतने कम समय में आप क्या सोच लेके आए हैं, क्या विचारों की क्रांति लेके आए हैं जिनको लेके आपने पार्टी बनाई है? विशाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। विशाल की गूंज जिस तरीके से आपने हल्द्वानी में आयोजित की है, यहाँ पर जितने भी उपस्थित हमारे जितने भी गणमान्य जो हल्द्वानी के नागरिक हैं और बाहर से अन्य जिलों और अन्य प्रदेशों से आए हुए जितने भी अपने सीनियर्स हैं, वरिष्ठ हैं, महाराज जी हैं और जितने भी पत्रकार बंधु और यहाँ जितने भी जो संयोजक हैं, सभी का बहुत बहुत नमस्कार। आप जानते हैं कि 13 जनवरी 2026 को जो भारत की केंद्र सरकार है, चोरी चुपके बिना किसी की जानकारी के यूजीसी उनकी वेबसाइट है, आज भी जाके देखेंगे, यूजीसी रेगुलेशन करके वेबसाइट में डालेंगे, गूगल पे डालेंगे तो एक यूजीसी रेगुलेशन 2026 जिसको चोरी चुपके अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है, एक गजट प्रकाशित किया जाता है जिसमें समता समिति, उन्होंने इक्विटी रेगुलेशन के नाम से उस गजट को प्रकाशित किया, जिसमें बताया कि अब यूनिवर्सिटी में एक समता समिति होगी और जिसमें एक जाति आधारित भेदभाव करके क्लॉज डाला, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी लड़के लड़कियों को स्वघोषित अपराधी मानते हुए एक जाति आधारित भेदभाव को उसमें लागू किया गया। यह किसी ने यूजीसी रेगुलेशन मांगी नहीं थी, लेकिन जो केंद्र की जो सत्ताधारी सरकार थी, किसी भी तरीके से उसे, क्योंकि अभी तक हिंदू मुस्लिम करके सरकार बना रहे थे, अब वो धर्म का जो धंधा इनका समाप्त हो रहा था, तो इन्होंने सोचा कि हमारी बातें जो हैं अब लोगों में स्पष्ट ना हो जाएं, हम अगली बार सरकार बनाने में सफल रहें, तो हिंदुओं को भी आपस में लड़ाने के लिए इन्होंने जनरल ओबीसी SC ST में विभेद उत्पन्न करने के लिए, पहले ही SC ST एक्ट से जनरल ओबीसी और SC ST एक्ट में विभेद उत्पन्न कर चुके हैं। जनरल और ओबीसी को तोड़ना चाहते थे तो उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन लाकर जनरल को सबसे अलग करके सामान्य बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने का कानून लाया। 13 तारीख को जब हम लोगों को पता चला, 15 तारीख को सार्वजनिक हुआ, 15 तारीख से लेके 25 जनवरी 2026 इसी साल तक हम लोग पूरे जितने भी उत्तर प्रदेश से लेके जहाँ जहाँ देश में संगठन है उनको बताते रहे कि यूजीसी रेगुलेशन देश में सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों का भविष्य खत्म कर देगा। लेकिन इस सरकार में किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में यूजीसी रेगुलेशन की बात नहीं हो रही थी। फिर मैंने कुछ सांसद, कुछ MP MLA जो स्वजाति हैं, खासकर ब्राह्मण MP MLA, क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उन लोगों से बात करना चालू हुई तो ये कहते हैं, भाई साहब मैं पार्टी लाइन से हट के नहीं जाऊँगा, मेरी टिकट कट जाएगी, आपके बेटे बेटियों का भविष्य बर्बाद होता रहे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। जो मैं स्वजाति ब्राह्मण MP MLA की बात कर रहा हूँ। तो जब आप अपने समाज के बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने वाले कानून लाते रहेंगे और ऐसी पार्टी में टिके रहेंगे तो पार्टी से बाहर निकलने के लिए आपकी सामर्थ्य नहीं है। तो एक अधिकारी को उतरना पड़ा यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में। मैंने 26 जनवरी को ठीक 12:14 में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उसका समय लेते हुए, जो जनवरी 26 को आप जानते हैं गणतंत्र दिवस में झंडा उसको सलाम करते हुए, उसके बाद तुरंत मैंने इस्तीफा दे दिया। अभी आपसे पहले हमारे बीच में महाराज जी ने एक बात बोली थी कि ये कीचड़ है, इसमें उतरना पड़ेगा अगर सुधारना है इस लोकतंत्र
की बात करी, क्या आपने भी मन में ऐसा कुछ आपके भाव है? क्योंकि उसी समय आपने जब इस्तीफा दिया, आपने शंकराचार्य की जब उनकी चुटिया, उनके जो बटुक हैं उनकी चुटिया खींची गई, उसका बड़ा विरोध करा यूसीजी, और 2 मुद्दों को लेकर के आपने इस्तीफा दिया था। 2 मुद्दे थे। एक, शंकराचार्य जी जो प्रयागराज में माघ मेले में उनके बटुक शिष्यों के चोटी खींच के व्रत सन्यासियों को लात जूतों से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मुझे असली वहाँ पे सिचुएशन पता है क्या हुई थी। उस दिन की घटना अगर हुई थी, यदि आपको पता चल जाए तो इस सरकार से विश्वास उठ जाएगा। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनको जो महाराज हैं उनको घसीट के पीटा गया, पता है आपको? जिन महाराज जो जिनके बटुक शिष्यों का अपमान किया था उनको भी पीटा गया। उसके कोई कैमरे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन मुझे पता है। आपको इस शर्म नहीं आती? मैं स्वजाति एमपी एमएलए को बोलता हूं, आपका पुलिस प्रशासन अपने ही ब्राह्मणों की चोटी खींच के धक्का, आपने वीडियो देखे होंगे, छोटा सा बटुक सन्यासी उसकी चोटी पकड़ के जमीन में खींच के पीटा जा रहा है और आपका खून नहीं खोलता है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन आपको पीट रहा है, तो आप दुनिया के दूसरे लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं कि खुलेआम पीटिए? पुलिस, एक भी पुलिस अधिकारी नीचे कांस्टेबल से लेकर किसी आदमी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप स्वयं ये बता रहे हैं कि अब ब्राह्मणों को या सामान्य वर्ग को पीटने का टाइम आ गया है। आप संदेश दे रहे हैं। आप यूजीसी रेगुलेशन जैसे ये जो कानून, काले कानून ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? अभी आपने देखा होगा भरत तिवारी, एक व्यक्ति लाइव कैमरे में सरेंडर करता है, पिस्टल फेंक देता है, उसको इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि ब्राह्मण था। क्या आप किसी और जाति का व्यक्ति होता तो मारते आप? क्योंकि शाम तक आपको आपके थाने, आपके जितने भी जो चौकियां हैं, क्योंकि हम सामान्य वर्ग के लोग हैं, शांति से, शांति प्रिय रहने वाले लोग हैं, किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ ये लाइव जो आपने सरेंडर करने के बाद किसी को गोली मार दी, 3 गोली आप बाहर मारते हैं, गाड़ी के अंदर मारते हैं, शाम तक आपकी चौकी चौराहे थाने जल जाते किसी और जाति का होता। लेकिन ये हमारी जो कौम है, शांति प्रिय कौम है। मैं अपनी ये जो जिस पार्टी का जो आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें से अपने स्वजाति एमपी एमएलए की बात करता हूं। एक ब्रह्म राक्षस हुआ करता है, जो ब्राह्मण समाज जानता है, जो अधर्मी ब्राह्मण होते हैं, जो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। लेकिन जितने कुकर्मी, जितने अधर्मी, जितने दुष्कर्मी ब्राह्मण इस पार्टी में पड़े हुए हैं, वो ब्रह्म दलाल हैं। ब्रह्म दलाल उनको बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपने ब्राह्मण समाज के लिए, सामान्य वर्ग के लिए काले कानून बनते जा रहे हैं। उसके बारे में खुल के बात भी नहीं करना चाहते। अलंकार भाई, आप जिस प्रदेश में हैं वहाँ हिंदुत्व की बात होती है और हिंदुत्व के झंडे पे सरकार बनती है। वहाँ पर ये सब जगह घटनाएं रोज आए दिन घट रही हैं। आप अपनी पार्टी के माध्यम से क्या ऐसा विचार लेके आ रहे हैं? कौन सी ऐसी सोच के माध्यम से आप 27 की तैयारी कर रहे हैं? मैंने राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा घोषणा करी थी 23 फरवरी, आप जानते होंगे, पूरे प्रदेश में और पूरे का देश में इस समय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा भी आप देखेंगे। उत्तराखंड में भी हमारी शाखा भी जब बनेगी तब आपका उसका प्रचार प्रसार देखेंगे। हिंदू क्या है? सामान्य वर्ग के खिलाफ तुम यूजीसी रेगुलेशन लाते हो, सामान्य और जनरल ओबीसी वर्ग के खिलाफ SC ST एक्ट लाते हो। आपने पता है विष्णु तिवारी 20 साल तक SC ST एक्ट में जेल में, 20 साल का लड़का गया था, 41 साल में होकर निकला, ललितपुर उत्तर प्रदेश में। 2 माता पिता उनके खत्म हुए, 2 भाई खत्म हो गए, किसी को देश में कोई चिंता नहीं। यूजीसी रेगुलेशन किसके कहने पर लाए आप? और हिंदू क्या? क्या सामान्य वर्ग हिंदू नहीं है? क्या ब्राह्मण हिंदू नहीं है? ब्राह्मणों को आप मारते रहेंगे, हत्या करते रहेंगे, इनकाउंटर करते रहेंगे, तब वो हिंदू नहीं है। कोई उनके लिए खड़ा होने वाला नहीं है। सामान्य वर्ग के लिए यूजीसी में, मैंने आदरणीय भाई साहब हैं, मैं उनसे चरण स्पर्श करूंगा, उनको प्रणाम भी करूंगा। मुझे बताया गया आने के पहले कि यूजीसी में भाई साहब ने, चंदोला जी शायद, हरबोला जी, मैं हरबोला जी का तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। एक आपने कम से कम हल्द्वानी में किसी ने बताया कि सत्ताधारी पार्टी में होते हुए, उससे संबंध रखते हुए आपने अपने समाज के लिए खड़े हुए, आप में वो जज्बा था। आपने बताया कि पार्टी विचारधारा नहीं, अरे हमारे समाज के बच्चों का भविष्य बर्बाद होने वाला होगा, तो हरबोला जी जैसे महानुभाव खड़े हुए। जब उत्तर प्रदेश में आपको पता है यूजीसी कोई बात भी नहीं करता, अगर मैं रिजाइन नहीं करता, 3 दिन जब टेलीविजन में उसकी कवरेज हो रिजाइन होने के बाद, तब पूरे देश में यूजीसी को मतलब पता चला यूजीसी एक्चुअली में है क्या। लोग कहते हैं आपने यूजीसी रेगुलेशन के विरोध में रिजाइन देके क्या कर लिया। 1 लाख फर्जी SC ST एक्ट दर्ज होते हैं, आपको पता चलता है, क्योंकि आप पे बात नहीं आती। 1 लाख महिलाओं का, बच्चियों का यूनिवर्सिटी में बलात्कार होगा, विश्वविद्यालय में बलात्कार होगा, एक फर्जी कंप्लेंट डाल दी जाएगी यूजीसी रेगुलेशन में। बच्ची पिताजी के पास जाएगी, मेरा बलात्कार हो गया, पिताजी थानेदार के पास जाएंगे, थानेदार 2 झापड़ मारेंगे पहले पिताजी को, कहेंगे दादा झूठ बोल रहा है, तेरे बच्चे के खिलाफ यूजीसी की कंप्लेंट आई है, पहले 2 लाख रुपए रिश्वत दे, तब यहां से जा। जिसमें आएगी बात
जिसमें ये बात बन के आएगी वो आदमी चुप बैठ जाएगा, 2 लाख रुपए देकर शांत हो जाएगा। तो मैं पिछले 5 महीने से जब से इस्तीफा दिया है 50,000 बच्चियों का बलात्कार रोक चुका हूं। ये जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 के माध्यम से सिर्फ मैं बच्ची की बात कर रहा हूं, बच्चे का तो भविष्य अलग तरीके से बर्बाद किया जाता। मैं अलंकार भाई, आप 2027 में उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी चुनाव है, पंजाब में भी है, गोवा में भी है, कई राज्यों में चुनाव है। क्या उत्तराखंड में भी आपको ऐसा कुछ पार्टी का सोच है कि उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने का? उत्तराखंड के जो लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड से लेके बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जहाँ पे भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, वहाँ पे राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जल्दी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने जा रहे हैं और जिला कार्यकारिणी गठन होगा। हम बहुत ही जल्दी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि हम तीसरे नंबर की पार्टी अब स्थापित हो रहे हैं। जल्दी आप देखेगा उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, यहाँ पे भी हमारी जो है, क्योंकि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है। हर आदमी SC ST की बात करेगा, OBC की बात करेगा, सामान्य वर्ग की कौन बात करेगा? अगर मैं यहाँ बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जब यहाँ खड़े होकर बोलते हैं ब्राह्मणों की बात करेंगे, क्योंकि इनकी पार्टी लाइन में बात नहीं करनी, सामान्य वर्ग की बात नहीं करनी है, इनकी दम नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है, सामान्य वर्ग से सिर्फ इनको वोट लेना है। ये पार्टी सामान्य वर्ग जो जितने भी और ब्राह्मणों के खून से सींची हुई पार्टी थी कभी, और उसी के लिए ये बात नहीं करते, क्योंकि इनको सिर्फ किसी तरीके से सत्ता में रहना है, सरकार इनको विपक्ष को खत्म करना है। मेरा एक सवाल है, आपने अभी बार बार आपने यूजीसी को फोकस करा, क्योंकि आपने रिजाइन इसीलिए दिया। यूजीसी में तमाम स्वर्ण आ जाते हैं, इसमें बनिया भी आ जाता है, शूद्र भी आ जाता है, ठाकुर भी आ जाता है और कई सारी जातियां हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि सबसे ज्यादा पेन ब्राह्मण लेता है, बनिया अपने को कहीं अनसेफ महसूस नहीं करता? क्यों ऐसा है? देखिए, वैश्य वर्ग के साथ दिक्कत यह है कि वो व्यापार में रहता है। आप जानते हैं व्यापार में जिस तरीके से यहीं पे लोग बोल रहे हैं कि कोई रिपोर्टर ऐसी बात लिख देंगे जेल ना भेज दें, तो जिनका अधिक से अधिक व्यापार है वो सीधे सीधे शासन से कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं झेलना चाहते हैं। वैश्य वर्ग आप देखिएगा जिस दिन चुनाव होगा उस दिन झंडा बदल देगा, क्योंकि इनसे व्यापारी इतना परेशान है, क्योंकि हम तो प्रशासन के अधिकारी रहे हैं। GST से कितना उत्पीड़न किया जा रहा है इन व्यापारियों को, इन्हीं की पार्टी जो उल्टा फूल कमल की, जो कमल का फूल है और जो सबकी फूल है, इस पार्टी से किसी भी तरीके से अगर नाता जोड़ दिया उसका उत्पीड़न किया जाता है। कोई भी सभा होती है 5 गाड़ी भेज देना, 2 लाख रुपए भेज देना, इस तरीके से उत्पीड़न के सब परेशान, सब पीछे से आके बताते हैं। भाई साहब बोलते हैं हम फ्रंट में नहीं आ सकते, हम बाद में झंडा बदलेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में देखिएगा कैसे झंडा बदलने जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश में, मैं फिर से बोलता हूँ, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सरकार बनाएगा और जितना भी वर्ग हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, कैसे कैसे वर्ग हम लोगों से जुड़ते चले जाएंगे और आखिरी में जिस दिन वोट देने का टाइम आएगा उस दिन पाला बदलेगा। आप ऐसा क्या अपनी पार्टी में करने वाले हैं, ऐसी क्या यूथ को अवेयरनेस के लिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश 70 जिलों का प्रदेश, 75, क्या इतने कम समय में 4 महीने का लगभग समय बचा है, क्या सारी सीटों में चुनाव लड़ेंगे या कुछ ही सीटों को टारगेट करेंगे? हम पूरी 403 सीटों में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा R.A.M, आप याद रख लीजिए, थोड़े दिनों में आपको सबको याद में आएगा, दिखना लगे चालू होगा। 15,000 से ज्यादा हमारे पदाधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। इस समय 10 लाख परिवारों से ज्यादा हम पहुंच चुके हैं। सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई पार्टी है, आप कहीं भी सर्वे करा लीजिएगा, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आपको आएगा, सबसे पहला नाम आएगा आपको। हम यहाँ बैठ करके या हमेशा जो उत्तराखंड वाले उत्तर प्रदेश की बहुत बात करते हैं, क्या उत्तर प्रदेश वाले भी उत्तराखंड की तरफ देखते हैं, वो बात करते हैं? क्योंकि यहाँ भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के उत्तराखंड वाले हमेशा आंदोलन। देखिए, उत्तर प्रदेश वाले जब टेंशन में होते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की बात होती है, क्योंकि उन्हें शांति के लिए पहाड़ में जाना पड़ता है। अगर 3 दिन में मिलते हैं, सबसे पहले देखिए आप दिल्ली के लोग भी भागने लगे हैं। तो जितने भी देखो, पहाड़ को कभी कोई भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ पे भी कुमायूं और गढ़वाल रीजन है, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने यहाँ पर आने से पहले, और हम लोग क्योंकि संपर्क में रहते हैं, उत्तराखंड भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से जो 9 नवंबर 2000 को जब यहाँ पर विभाजन हुआ था, यहाँ की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए उत्तराखंड बनाया गया था। एक पहाड़ी संस्कृति है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक और संस्कृति पर्यटन के नाम पर जो शराब के ठेके खुल रहे हैं, जो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ 1 साल के अंदर 1000 नए शराब के ठेके दिए गए हैं, तो एक तरीके से हर घर में शराब पहुँचाने का जो अभियान चल रहा है, ये बहुत ही गलत है। ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए। पहाड़ की एक संस्कृति है, उसको राष्ट्रीय देवभूमि के नाम से हम लोग जानते हैं, तो देवभूमि को देवभूमि बना रहने दें।
उसको शराब, बियर, चरस, गांजा और जो भी चित्ता जो भी जो बोलते हैं उसकी संस्कृति को यहाँ पे ना ला दे। और पूरा, ये मैं कह रहा हूँ, पूरा देश उत्तराखंड को सबसे पहले याद करता है, क्योंकि यहाँ हरिद्वार, ऋषिकेश जैसे देवभूमि स्थल है। आपको अपने जैसे क्रांतिकारी, आप क्योंकि विचारों की बात करते हैं, आपको अपनी पार्टी में आपको नहीं लगता कि अपने जैसे 100-200 जब तक नहीं होंगे, इतनी बड़ी लड़ाई जितना आसान नहीं है? आपको क्या लग रहा है? हम तो एक चेहरा हैं, हमारे साथ तो पूरा उत्तर प्रदेश की भूमि, तात्या टोपे, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, चित्तू पांडे, मंगल पांडे, ऐसे लोगों के प्रदेश से हैं। तो हमारा एक एक आदमी, बोल मैं रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ जितने 10 लाख 20 लाख परिवार जुड़े हैं, मैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, सब बोल यही बोल रहे हैं। एक सवाल, अभी भरत तिवारी जो हत्या कांड हुआ है, इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर के माध्यम से, ये दुर्भाग्य नहीं है यूथ के लिए? कोई आवाज उठा रहा है समाज हित के लिए और सीधा सीधा उसको गोली मार दी जा रही है। अभी तक तो धमकाया जाता था, अब सीधा नाम पूछ करके उसको मार दिया जा रहा है। ये खौफ पूरे देश में है। आप अपनी पार्टी के माध्यम से क्या टिप्पणी करते हैं? यदि उस दिन उसने लाइव वीडियो में सरेंडर नहीं किया होता, शाम तक उसके माता पिता की भी हत्या कर दी गई होती। ध्यान रखिए, आज जो हम लोग शहीद भरत तिवारी कर रहे हैं, यदि वो लाइव वीडियो में उसने पिस्तौल नहीं फेंकी होती तो शाम तक उसके माता पिता का मर्डर कर दिया गया होता। ये वहां पे बिहार में संस्कृति बन गई है और उत्तर प्रदेश में जल्दी ही संस्कृति बनेगी। यहीं पे आपके उत्तराखंड में इनकी संस्कृति में है। अंकिता भंडारी का मर्डर कहाँ पे हुआ था? आका पूरा पहाड़ पागल था, कौन इसमें इन्वॉल्व था? अभी वहां पे एक राजपूत की बच्ची का गैंग रेप किया जाता है बिहार में और मार के फेंक दिया जाता है कुएं में। ये संस्कृति बन चुकी है। अब ये सिर्फ आपको सत्ता के लिए राष्ट्रवाद का चूरन जो है। अरे राम मंदिर में कौन चंदा चोरी करने वाला, कौन है चढ़ावा चोरी करने वाला, कौन है? ट्रस्ट किसने गठित किया है? ट्रस्ट में कौन लोग बैठे हुए हैं? अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और कहते हैं ट्रस्ट भंग नहीं होगा। अरे नहीं, चोरी करेंगे। अरे हिंदुओं की चोरी करने का जो है सिरमौर तो हम हैं। तुम कैसे बोल दिए भाई, तुम तो दूसरी पार्टी के हो। हमारे पास तो सर्टिफिकेट मिला हुआ है। राम मंदिर का सोचो, ये राम मंदिर का चढ़ावा, ये आपका छोटा मोटा चढ़ावा चोरी नहीं है। ये 10 से 15 हजार करोड़ की चोरी। और चोरी, ये 7 सांसद जो खरीदे जाते हैं आम आदमी पार्टी के, जो राज्यसभा में ज्वाइन करते, कैसे कि धर्मात्मा है ये? एक ईडी का छापा आप डालते हैं तुरंत अगले दिन ज्वाइन कर लेता है। अभी 3 आज आया है, 3 राज्यसभा के सांसद टीएमसी के थे, तो क्या वो धर्मात्मा थे? कम से कम 50-100 करोड़ रुपए दिए गए होंगे। ये 100 करोड़ आते कहां से? व्यापारियों को उत्पीड़न करके ईडी से छापा मरवाते हैं, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा डलवा देते हैं कि हम एक एमओ होता है, मोडस ऑपरेंडी, इनका कार्य करने का तरीका ही यही है। इसलिए सामान्य वर्ग को मैं कह रहा हूं, यदि आप में थोड़ा सा भी जमीन है, इस पार्टी से अलग हो जाइए। देश में 1990 के बाद से सत्ता में काबिज हुए विभिन्न प्रदेशों में, और जो जितना सामान्य वर्ग को, हिंदू देवी देवताओं को गालियां पड़ रही हैं, इनके शासनकाल में पड़ रही हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आपकी औरों की तरह यहाँ कई ऐसे हमारे भाई बैठे हुए हैं, धर्मपत्नी के कहने से अपना रास्ता बदल देते हैं कि आपकी धर्मपत्नी नहीं कहती, आपको क्या पड़ी है? क्योंकि खौफ यूपी में योगी जी का, मोदी जी का, शाह जी का बहुत जबरदस्त खौफ रहता है कि यार इतना नहीं बोलना है, कभी भी टेक दिया जाओगे। देखिए, मैडम नहीं कहती? मैं आपको बताऊं, अगर मेरी पत्नी मेरी जगह बैठी होती तो आप और घबरा जाते। वो उससे भी ज्यादा, वो आप समझ रहे हैं, उनको क्रांतिकारी हैं। तो वो लखनऊ और कानपुर के जो है पैदाइश है, तो हम कानपुर के हैं, वो लखनऊ के हैं। तो मैं ये कहूँगा, मेरी पत्नी से आप ना मिलें, ज़्यादा ठीक है। उनके जो जवाब है वो अलग तरीके से हैं, वो शायद कुछ लोग झेल भी नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है दोनों, पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे, दोनों मजबूती से 2027 में मुझे लग रहा है कि फाइट करने के पूरे 100% मूड में हैं। और क्योंकि आप दावा कर रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो इसके लिए कोई महत्वपूर्ण रणनीति है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सीधी सी बात है, आपके 3 सीएम जो हैं चोर हैं। चोर मतलब जिन पे अलग अलग आपराधिक मुकदमे हैं। यहाँ एक IIT ग्रेजुएट पास बैठा हुआ, 7 साल का प्रशासनिक अनुभव, 11 साल का IT कंसल्टिंग अनुभव है। तुम लोगों से हम बहुत मजबूत हैं, तुमसे हम हर तरीके से बौद्धिक स्तर से मजबूत हैं, बोलने में भी मजबूत हैं। संविधान के जितने अनुच्छेद हमने पढ़े होंगे तुम्हें अभी पता भी नहीं होगा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से LLB ग्रेजुएट भी हूँ। तो जब आप आएंगे हमसे सिर्फ बौद्धिक स्तर पर लड़ने में, हम वहाँ पे भी समझा देंगे। और जब गाली देनी होगी तो मैं इंजीनियरिंग पास आउट हूँ, तो जितने इंजीनियरिंग के लोग गाली देते हैं, बच्चे अगर होते हैं, तो उतना हम गाली भी सुना सकते हैं। हम दोनों स्तर में मजबूत हैं, हम छोड़ेंगे नहीं।
पीएमओ तक हलचल है। इस समय राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा जो है इस समय उत्तर प्रदेश में हैवी डैमेज करना जा रहा है। एलआईयू का रिपोर्ट है 109 सीटों में आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश में डैमेज करने जा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा ना, हम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा आएगा और सरकार बनाएंगे। आप देखिएगा इनको कैसे मैं इनको गिड़गड़ा के, यही पूरा समाज 10 से 20 लाख परिवार इनको घुटने टिकवाएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के साथ खड़ा है। अभी आप देखेंगे 12 राज्यों में आप इसकी धमक देखिएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं। हमें स्थापना क्यों करनी पड़ी? मुझे नौकरी इसलिए छोड़नी पड़ी कि सामान्य वर्ग के बारे में बोलने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं, यहाँ आके बोल दें कि यूजीसी रेगुलेशन गलत है, नहीं बोल पाएंगे। हमारे साथ इसलिए लोग खड़े हैं, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यूजीसी रेगुलेशन गलत है। आपकी बहु बेटियों का यूनिवर्सिटी में बलात्कार होगा, अभी नहीं समझ में आ रहा है, 5 साल बाद आप देखिएगा जिस पे होगा वो मुझे याद कर रहा होगा। जिसकी बहु बेटी बहन का रेप हो रहा होगा, कहेगा यार अलंकार अग्निहोत्री बात सही कह के गए थे कि बहु बेटी का, और वो क्या होगा, वो अपना घूंघट, जो भी पिता होंगे या तो अपने आप को गोली मार लेंगे या कहेंगे हमारी कौम ही खराब है। इस कौम को एक आदमी चिल्ला चिल्ला के समझा रहा था। एक SC/ST एक्ट आया, देखिए दुरुपयोग कितना हो रहा है। 96% फर्जी SC/ST एक्ट है। अब आपको पता है 2018 में, मैं आप सब लोग ध्यान देखिए, 1 मिनट लूंगा, सुभाष काशीनाथ महाजन वो केस था वर्सेस 2018 का, याद रखिए, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस था। यह बोला गया था SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा था। 3 माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे, SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था, हमारे जैसे सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पे शासकीय अनुमोदन के बिना कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप तो शांतिप्रिय लोग हैं, दूसरे लोगों ने 3 दिन आग लगाई। इन्होंने एक धारा 18A SC/ST एक्ट में अध्यादेश लाते हैं, कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बिना जांच के SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी FIR करो, कोई एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है। ये आपकी सरकार है, किसकी सरकार है बताइए? किस पे SC/ST एक्ट लगता है बताइए? और एक आदमी बोलने वाला नहीं है। कोई भी कहेगा मैं पार्टी लाइन से बंधा हूं, तुम लोग मर जाओ, तुम्हारे कौम पे अत्याचार। एक रेगुलेशन आ जाएगा, आप समझ रहे हैं, आपके जो बोलते हैं ना, आपको पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली खत्म करेगा यूजीसी रेगुलेशन। एक आदमी ने अपनी नौकरी को त्याग दे दिया, लात मार दी नौकरी को। लोग कहते हैं एक बेटी की इज्जत बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। आप 50,000 बेटियों की इज्जत बचा चुके हैं, और लड़कों के तो जो भविष्य का बचाया है अलग बात है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप समझिएगा, कुछ दिनों बाद आपको समझ में आएगा। यही पार्टी के लोगों को ढूंढ के आप लोग मारेंगे जब आपकी बेटियों के साथ कुछ होगा कल। मेरा अंतिम, मैं चाहूँगा, आप उत्तराखंड में आए हैं और पहली बार आप, मेरे हिसाब से तो हम यहाँ कुमाऊँ में आप शायद पहली बार आए। एक मीडिया कॉन्क्लेव जो हमारी पहल थी, और ये पहल इसीलिए थी कि 27 आ रहा है, जनता की बात जनता के बीच में रखी जाए। एक संदेश चाहेंगे आपसे और फिर उसके बाद हम समापन करेंगे। देखिए, अभी महाराज जी ने बोला, महाराज आनंद स्वरूप जी ने, कि ये इस तरीके की जो कॉन्क्लेव्स होती हैं दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आयोजित की जाती हैं, और हल्द्वानी मेरा आने का हमेशा से बड़ी इच्छा थी। मैं पहली बार इस बेल्ट में हल्द्वानी में आया हूँ, और यहाँ पर इस तरीके का जो प्लेटफॉर्म आपने दिया है, देखिए ये डिबेट है। यहाँ हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी बैठे हैं, अभी कांग्रेस की बहन थी। ये सोचना पड़ेगा, देखिए पार्टी लाइन बहुत अलग चीज़ है। आप पार्टी लाइन से हट कर यदि नहीं बोल पा रहे हैं तो वहाँ से हट जाइए, क्योंकि एक दिन ये जो जिन्न है ये आपको वापस जब काटते दौड़ेगा। हमारे साथ जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के पार्टी में लोग पदाधिकारी जोड़ रहे हैं, कौन है? जमीन से नहीं आए, वो भाजपा से ही छोड़ के या किसी और पार्टी से छोड़ के लोग जुड़ के आ चुके हैं। इसलिए 15 से 20 हज़ार पदाधिकारी हैं। हमारी बात नहीं होती तो क्या कॉन्क्लेव में बुलाया जाता? यहाँ बात हो रही ना, उत्तर प्रदेश में हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा वहाँ नाम पार्टी का राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा का चल रहा है, इसलिए हम बुलाया गया है। इसलिए नहीं बुलाया गया कि यूजीसी में रिजाइन दिया था। वहाँ से लेके 5 महीने तक हम लोगों ने मेहनत की है, सामान्य वर्ग को एक एक को जागरूक किया है। तो मैं सबसे पहले तो विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यहाँ जितने भी संयोजक हैं और जो हमारे पत्रकार बंधु हैं, जिन्होंने भी इस तरीके के जो कॉन्क्लेव है, जो उत्तराखंड की जो पावन धरती है हल्द्वानी में, ये मौका दिया है कि आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ रहा है इन सब के लिए, न ऋषिकेश हरिद्वार जाना पड़ रहा है। हल्द्वानी जैसे शहर में, क्योंकि हल्द्वानी पहला जो शहर पड़ता है पहाड़ में, जो मेरी जानकारी है पहला शहर पड़ता है, फिर ऊपर पहाड़ चालू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरीके का आपने मौका दिया है सभी समाज को, सभी गणमान्य नागरिकों को, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, और आगे भविष्य की शुभकामनाएं। आगे हमको बुलाते रहे, हम लोग भी अपना नाम करते हैं जिससे आप बुलाते रहे। थैंक यू।